नमस्कार। आपका भारत का स्वर्ण इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित है। जैसे कि हमारा पहला वाला कहानी थी या पहले वाली घटना थी, हमने उसमें औरंगजेब के बारे में पढ़ा था। तो औरंगजेब के अपने उत्तराधिकारी वो कैसे बना और किस प्रकार से उसका विद्रोह हुआ उसके भाइयों के साथ, और शाहजहाँ की बाकी सारी बातें की थी। तो आज के इस कहानी में, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए और वो कट्टरपंथी को किस प्रकार से अग्रेसिव हुआ। क्या वो पहले से कट्टर था या उसने जो नीति अपनाई क्या पहले से ही अपनाई, या वो पहले से ही ऐसा था या बचपन से ही ऐसा था, और किस प्रकार उसने एक प्रकार से इतनी कट्टरपंथी नीति अपनाई जिसके कारण पूरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये सब चर्चा करेंगे आज हम। और विद्रोह में हम बात करेंगे औरंगजेब की, जैसे कि सिखों का विद्रोह होता है, जाट विद्रोह होता है, सतनामी विद्रोह होता है। और अगर हमारा इसी विद्रोह में अगर हमें कुछ समय मिल जाता है तो औरंगजेब की हम नीतियों की बात करेंगे, जैसे कि राजपूत के खिलाफ कौन सी नीतियाँ थी उनकी, या मराठों के जो संघर्ष हुआ उसके प्रति कैसी नीति थी, और शिवाजी। तो अगर हमें समय मिलता है तो इस वीडियो में हम शिवाजी की भी चर्चा करेंगे, और समय का अभाव रहता है तो उसके अंतर्गत हम क्या है अगला वीडियो में, मतलब औरंगजेब पार्ट 3, औरंगजेब पार्ट 4, ऐसे करके अलग अलग एपिसोडों में उन्हीं की चर्चा लाते जाएंगे। तो आज हम इस एपिसोड में, इतिहास की इस कड़ी में, हम आगे की बात करेंगे कि औरंगजेब के विद्रोह के बारे में। तो विद्रोह के साथ यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। राज्याभिषेक 2 बार होता है, और दोनों बार कहाँ पर, दिल्ली में होता है। पहला होता है जब दारा शिकोह को हरा देता है और बंदी बना कर क्या है रखता है, तब होता है। और दूसरा तब होता है जब वो शाहजहाँ को दिल्ली पर क्या है कब्जा कर और शाहजहाँ को क्या है एक प्रकार से अक्षम घोषित करके क्या है किले में बंद करवा देता है। दूसरा राज्याभिषेक ये होता है। तो ये जो कट्टरपंथी की नीति उसने अपनाई, तो ये कट्टरपंथी की नीति उसने अपनाई, इसके पीछे क्या है, उसके द्वारा जो किए गए कृत्य थे उसको छुपाने के लिए क्या है एक प्रकार से ये नीति औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई। कैसे कि जब क्या है ये जो उसने 2 कृत्य किए, कौन से 2 कृत्य किए कि एक तो उत्तराधिकारी को प्राप्त करना था उसको, और इसी उत्तराधिकारी प्राप्त करने के चक्कर में, यही राजपाट सत्ता प्राप्त करने के चक्कर में क्या होता है कि दारा शिकोह, अपने भाई दारा शिकोह, और इसके बाद फिर एक के बाद एक दारा शिकोह हो गया, मुराद हो गया, मुराद के बाद शाह शुजा हो गया, और स्वयं उसके पिता उसको जेल भेजा देता है। तो ये सब जब कोई व्यक्ति करता है तो इससे तो जनता के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो सकता है कि मतलब ये कैसा राजा है। तो ये सब के पीछे उसने कारण दिए। कारण क्या दिया भाई, अपने पिता को जब उसने बंदी बनाया तो पिता को ये कहकर बंदी बनाया कि राजा अक्षम हो गया है, राजा से अब शासन चल नहीं रहा है, पहला ये कारण हो गया। बाकी 2 उसने जब किसको, दारा शिकोह को कब्जा बनाकर जब उसकी हत्या करवाई थी या और उससे पूरे में घुमाया था दिल्ली में, तो उसके पीछे का लॉजिक ये था जो उसके कट्टर मुसलमान थे उसको उसके सपोर्ट में थे, और इसी नीति से उसने ये कह दिया मतलब जनसमूह में कि जो दारा शिकोह है वो अधर्मी है, मतलब काफिर है। भाई हमारे धर्म का होकर उपनिषद लिखता है, वेद लिखता है, वेदों का उच्चारण फारसी भाषा में करवाता है, तो ये एक अधर्मी है, इसको क्या है यहाँ पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से एक कट्टरपंथी के समूह अपने में मिलाकर दारा शिकोह की हत्या करवा दी। मुराद पे आते हैं तो मुराद नशेड़ी है, आपको पता है, शुरू से शराब पीता है बहुत। तो वही कह दिया भाई एक समय कि भाई राजा ऐसा होना चाहिए जो क्या है नशे जुड़ाई ना हो सके। वैसे ही क्या है इस्लाम में जो जुआ है और जो नशा है वैसे ही प्रतिबंध है। तो उसको भी जब मुराद की हत्या कराई तो वो भी कवर कर लिया धार्मिक नीति से। तो सारा के सारा जो अभी सिस्टम चल रहा है औरंगजेब का, वो धार्मिक नीति पे चल रहा है। कैसे उसने धार्मिक नीति से
सारे पक्षों को अपनी ओर किया, और ये जो आगे धार्मिक नीति अपनाएगा इसी से इसका विध्वंस हुआ। तो मुराद की ओर समझ गए। उसके बाद सहसुजा, ये भी उसको जब कहता है कि भाई ये विद्रोह कर रहा है, तो वहाँ उसको क्या है, अफगान में उसकी अफगानों द्वारा हत्या हो जाती है। तो ये उसकी धार्मिक नीति है। अच्छा, दूसरा कारण क्या है? अब दूसरे, जब औरंगजेब का शासन चल रहा है, तो औरंगजेब के शासन काल में क्या है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। शाहजहां के समय ठीक था, लेकिन जब औरंगजेब आता है, तो औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है तो उसका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है। और यही आर्थिक नीति से निपटने के लिए, यही आर्थिक नीति को मतलब क्या है, समस्या को सुलझाने के लिए वो क्या है, ये फिर से धार्मिक नीति अपनाता है। कैसे धार्मिक नीति अपनाता है? तो यही धार्मिक नीति कैसे अपनाता है, और वो सोच रहा है कि इसके द्वारा क्या है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे चक्करों में क्या करता है वो, तो सबसे पहले क्या है, जजिया कर प्रारंभ कर देता है। जजिया कर प्रारंभ कर देता है। तो जजिया कर प्रारंभ कर देता है, उसको लगता है कि भाई हम जजिया कर प्रारंभ करेंगे, इससे क्या है, टैक्स आएगा, और टैक्स आएगा तो राज्य क्या है, जो राजस्व बढ़ेगा उससे राज्य का। तो ये सबसे पहली गलती। जजिया का जब अकबर ने हटा दिया, शाहजहां ने हटा दिया, सलीम ने हटा दिया, जहांगीर ने हटा दिया, तुम क्या क्यों लगा रहे हो ये? उसके बाद क्या है, यात्रा कर फिर से प्रारंभ कर दिया। जो यात्रा कर अकबर ने बंद कर दिया था कि भाई हम हिंदुओं पर, जहां उनके तीर्थ स्थल हैं और जहां हिंदू जाना चाहते हैं, उनके जो भगवान है, ईष्ट हैं, दर्शन करने के लिए, तो वो कर जब अकबर ने हटा दिया, फिर उसने शाहजहां ने भी नहीं लगाया, ना सलीम ने लगवाया, ना जहांगीर ने लगवाया, और तुम फिर से लगवा रहे हो। तो धीरे धीरे क्या है, अब राज्य जो है इसके प्रति क्या है, एक प्रकार से उग्रोह जो विद्रोह है या इसको नापसंद करना यहीं से प्रारंभ कर देता है। तो इसकी भी कोई गलती नहीं, बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि राज्य को आर्थिक संकट है, किस प्रकार से मुक्त कराया जाए। तो ये उसकी क्या है, नीतियां खराब है। तो पहले तो जजिया का प्रारंभ करता है, ये भी गलत नीति है। उसके बाद यात्रा का फिर से प्रारंभ कर देता है। उसके बाद तुलादान बंद कर देता है, ताने देना बंद कर देता है। तुलादान का मतलब क्या होता है? तुलादान जैसे किसी राजा का जन्म दिवस है, अब किसी राजा का जन्म दिवस है, तो उस दिन क्या होता है कि राजा अपने वजन के हिसाब से, जितना राजा का वजन है उसके हिसाब से वो लोगों को क्या है, दान देता है, अशरफिया देता है, सिक्के देता है, जो भी मतलब चीजें हैं वो प्रजा में बांट देता है। तो ये भी इसने बंद करा दिया कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। आगे इसको ऐसा लगा कि ये सब चीजों से क्या है, आय बढ़ेगी, लेकिन उल्टा, आय तो बढ़ने ही, लोगों का विद्रोह ज्यादा हो रहा है। और आर्थिक स्थिति को क्या है, सुधारने के लिए क्या है, इसने कट्टरपंथी अपना ली। लोगों को क्या है, लोगों का एक समूह अपनी ओर आकर्षित करने में लगा है, और वो हो भी रहा है, लेकिन बाकी लोग क्या है, विद्रोह कर ही रहे हैं। तो एक इसमें क्या है, अब क्या है, जो समूह है, वो समूह जो है वो दो भागों में बढ़ गया है। समूह जो है अब वो दो भागों में बढ़ गया है। एक बढ़ गया है भाई जो कट्टरपंथिता है या कट्टरवादी है, वो औरंगजेब का इस नीति को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, एक प्रकार से हिंदुओं पर क्या है, एक प्रकार से उसका उत्पीड़न हो रहा है। तो वो खुश है एक प्रकार से कट्टरपंथी वाले लोग। और वहीं दूसरा जो समूह है, दूसरा जो वर्ग है, वो इसकी नीतियों से बड़ा एक प्रकार से उत्पीड़न है। तो यही उत्पीड़न के कारण क्या होता है, अब विद्रोह मचते हैं। आप समझ पा रहे हो कि मैं पूरी कहानियों को विद्रोह की ओर लेके आ रहा हूँ कि मतलब विद्रोह की ऐसी मतलब क्या जरूरत थी कि विद्रोह हुए। तो आपने ये सब देखा, ऐसी नीति थी, तो ऐसी नीति से तो विद्रोह होने थे। तो विद्रोह की बात करेंगे तो ये सब क्रम में क्या है, विद्रोह होने लगे। तो विद्रोह जब होने लगे तो पहला विद्रोह था जाटों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह। उसमें उसके बाद फिर सतनामी विद्रोह करके है, फिर अफगान विद्रोह है, फिर बुंदुलों का विद्रोह है, फिर शहजादा का विद्रोह है, फिर सिखों का विद्रोह है, फिर उसके उस प्रकार से क्या है, पुर्तगालियों का विद्रोह है। तो ये सब चीजें रहेंगी आगे चल के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, सिखों के विद्रोह की, सिखों के विद्रोह की नहीं, सबसे पहले हम बात करें जाटों के विद्रोह की। जाटों को एक स्पेसिफिक वीडियो के दिन चर्चा करेंगे, जाट कौन थे, कहां से आए थे, क्या करते थे। तो जब कभी भी टाइम मिलेगा तो स्पेसिफिक वीडियो उस पर बनाएंगे अबाउट द जाट। तो फिलहाल तो हम चर्चा करेंगे जो हमारे जाट हैं। तो जाट कहाँ से आए,
और जाटों का सिस्टम किस प्रकार से रहा और इनका विद्रोह किस प्रकार से होता है। तो जाट जो हुआ है, तो जाट है, तो जो सतनामी विद्रोह है, जाट विद्रोह है, तो ये सब जो विद्रोह हुए हैं, सिखों का विद्रोह है, ये सब किस कारण से हुए हैं। इन सभी कारणों का एक कारण है औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और आर्थिक संकट को दूर करने के लिए धार्मिक नीति को अपनाना। ये सभी संकट उसके राज्य में उसकी कट्टरवादी जो नीति है उसके द्वारा आए हैं। तो अगर हम बात करें किसके, जाटों के विद्रोह, तो जाटों के विद्रोह के मूल कारण क्या था, कब हुआ वो तो अलग बात है, कैसे हुआ वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण जाटों ने विद्रोह किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आंदोलन था वो था किसका, किसानों का। भाई औरंगजेब ने इतना कर लगा दिया था किस पे, किसानों पर, कि वो बेचारे क्या है कर के तले, बोझ के तले नीचे दब गए। अब ऐसा होगा, और ये यही नहीं, उसके बाद क्या है, जो औरंगजेब की धार्मिक नीति है कि भाई धर्म का प्रचार इतना करना, भाई अब लोग उससे ऊब गए, और फिर क्या है, जो ये जाटों द्वारा क्या है इसका विरोध किया गया और विद्रोह किया गया। उसके बाद सतनामी विद्रोह का बात करें तो ये एक धार्मिक आंदोलन था। उसके बाद अगर हम बात करें फिर किसका, बुंदेला का विद्रोह, ये हम बात करेंगे चंपत राय का। उसके बाद शहजादा का विद्रोह, इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें, सबसे पहले अगर हम जाटों के विद्रोह की बात करें, तो जाटों के विद्रोह में क्या होता है, हमने बता दिया था कि किस प्रकार से उसका मूल कारण क्या था जाटों के विद्रोह का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब हुआ और कैसे हुआ। ये तो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये बिना देखे हम नहीं कर सकते। तो जाटों का जो विद्रोह होता है वो होता है मुगल वंश के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। तो औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में बसे, कहां पर बसे, आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में बसे जाटों ने किया। इस विद्रोह की रीढ़ अधिकतर किसान और काश्तकार थे। किसके द्वारा किया गया, ये जो विद्रोह है ना, ये जो विद्रोह है वो किसान और काश्तकार के द्वारा किया गया, किंतु नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया। देखो किया तो किसने किया, किसानों और काश्तकारों ने, लेकिन जो इसका लीडरशिप है वो जमींदारों ने किया। जाटों का विद्रोह आर्थिक कारणों को लेकर शुरू हुआ और इस विद्रोह को सतनामी आंदोलनकारी ने सपोर्ट किया। तो इसका विद्रोह का कारण क्या था, आर्थिक समस्या। जब राजा के पास खुद ही आर्थिक समस्या है तो सीधी सीधी बात उसकी प्रजा के पास तो आर्थिक समस्या होगी नहीं। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो राजा को किस प्रकार से देंगे। तो यही कारण है कि जब लोग प्रजा के पास पैसा नहीं है और इस स्थिति में क्या है, औरंगजेब अपनी प्रजा से पैसे मांग रहा है, तो आर्थिक कारण तो विद्रोह बनेगा। तो जो जाटों का विद्रोह है वो आर्थिक विद्रोह के कारण, आर्थिक कारणों के कारण जाटों ने विद्रोह किया था। तो ये इतना बात समझ पे आ रही हो गया। क्या है, 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुला, स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में क्या है, पहला हिंदू विद्रोह किया। ये सब याद रखना अपन को। तिलपत के युद्ध में, किसके, तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली ने जाटों को परास्त किया और गोकुला को बंदी बना लिया। तो यहाँ पर क्या है, जो विद्रोह है उसको दबा दिया और जो गोकुला है उसको क्या है, बंदी बना लिया और पकड़ लिया।
उसके बाद क्या है 1658 ईस्वी में राजा नाम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा विद्रोह भी किया। इसके बाद पहला विद्रोह तो किया, उसके बाद दूसरा विद्रोह किया कब? 1658 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा विद्रोह किया। यह विद्रोह अधिक संगठित था। इस युद्ध में जाटों ने छापामार हमलों के साथ लूटपाट की गति अपनाई, लूटपाट की नीति अपनाई। 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद भतीजे चूड़ामन, ये भी नाम सुना होगा आपने, चूड़ामन ने जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह करता रहा और अंत में मथुरा के निकट भरतपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। चूड़ामन याद रखना है आपने कि इसने क्या है, भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? चूड़ामन ने। तो ये होता है जो जाटों का विद्रोह, 2 बार विद्रोह होता है, एक बार विद्रोह दब जाता है, दूसरी बात क्या है, फिर राजाराम संभालता है, उसके बाद चूड़ामन इसने किया भरतपुर नामक एक नया क्या है, एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। तो औरंगजेब की मृत्यु तक ये विद्रोह चलता रहता है। सतनामी विद्रोह की बात करेंगे तो 1672 में क्या होता है, किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट मथुरा के बीच निकट में क्या है, नारोल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक संप्रदाय ने किया। तो सतनामी एक यहाँ पर एक संप्रदाय है, जैसे कि हमारा हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, इसी प्रकार के एक सतनामी संप्रदाय था जिसने किसानों को समर्थन दिया। और ये जो सतनामी विद्रोह है वो किसानों को लेकर ही हुआ था, किसानों। तो सतनामी विद्रोह ने किसानों का साथ दिया था। कहां पर हुआ था? नरोला, है ना, नरनौल, ये यहाँ पर हुआ था। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार और नीचे जाति के लोग थे। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे। तो सतनामी क्यों पुकारते थे और इनमें कौन कौन लोग थे? सतनामी में कौन कौन लोग थे? तो भैया अधिकतर किसान थे, दस्तकार थे, नीचे जाति के लोग थे, और ये अपने आप को क्या है, सत्य और ईश्वर में विश्वास रखने वाले मानते थे। और इस कारण से क्या है, इसको इन लोगों को क्या है, सतनामी कहा जाता था। वे क्या है, ग्रुप में ही क्या सतनामी है, सतनामी। वे अपने संपूर्ण शरीर के बालों को मड़वाकर रखते थे, मतलब बाल माल क्या है, क्लीन रहते थे। ऐसे तो हमारे तो बाल बड़े हैं और मूछें भी हैं, तो वो लोग क्या है, बाल मड़ा के सब रखते थे। इसी कारण क्या है, उन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। क्या, मुझे जब जिसके बाल नहीं है तो मुंडा कहा, तो उसको क्या मुंडिया कहा जाता था। सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और एक मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े को लेकर हुई थी। यहाँ पर स्टार्टिंग अगर हम बताएं तो स्टार्टिंग में क्या है, एक मुगल अधिकारी हुआ और एक का क्या है, सतनामी व्यक्ति था। तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी से क्या है, मतलब एक प्रकार से चिंगारी यहीं से बढ़ी सतनामी विद्रोह की। इस विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदार, जिसमें अधिकतर राजपूत थे, ने मुगलों का साथ दिया। सतनामी वैरागियों के एक पंथ था। इस पंथ की स्थापना 1657 में हुई। नरनौल नामक स्थान पर हुई, जो क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास रखता है। इसके बाद बात करेंगे अफगान विद्रोह की। किसकी बात करेंगे हम? अफगान विद्रोह की। तो 1667 में क्या है, यूसुफ जाई कबीला, कौन सा? यूसुफ जाई कबीला, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित एक सरदार भागू ने एक प्राचीन शाही खानदान का वंश होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति महमूद शाह को राजा और स्वयं को उसका वजीर घोषित कर दिया और विद्रोह कर दिया। आमिर खान के नेतृत्व में मुगलों द्वारा इस विद्रोह का दबा गया। तो भैया यहाँ पर अफगानों का विद्रोह क्या था? 1667 में यूसुफ जाई एक व्यक्ति है और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अफगान सरदार है। उसने क्या है, यहाँ पर उसने क्या है, एक व्यक्ति है मोहम्मद शाह को राजा घोषित कर दिया। मतलब ऐसे एक बताया कि भाई ये खानदानी राजा था और उस हिसाब से इसको राजा घोषित कर दिया और स्वयं को उसका वजीर घोषित कर दिया। इस कारण से ये जो अफगान विद्रोह है वो हुआ। और ये अफगान विद्रोह के बीच में क्या है, औरंगजेब ने किस प्रकार से इसको दबाया, तो आमिर खां को भेजा मुगल सेना के नेतृत्व में और फिर क्या है, इस विद्रोह को दबा दिया। 1672 में अफगानों ने अफरीदी सरदार अकमल खां के नेतृत्व में
फिर से विद्रोह का जो झंडा बुलंद कर दिया। उसने स्वयं को राजा घोषित किया और अपने नाम का खुतबा और सिक्का भी पढ़वा दिया। फिर से विद्रोह कर लिया और इस बार तो सिक्का भी चलवाया और खुतबा भी पढ़वाया। 1675 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर शक्ति और कूटनीति के प्रयासों द्वारा अफगानों की एकता तोड़ शांति स्थापित की। तो इस प्रकार से अफगानों का विद्रोह का कारण पृथक अफगान राज्य की स्थापना का उद्देश्य था। तो एक क्यों मतलब ये विद्रोह हुआ था? तो ये विद्रोह का उद्देश्य प्रमुख था कि अफगान क्या है, अपना एक अलग से क्या है राज्य बनाना चाहते थे, एक अलग से क्या है स्वयं का स्टेट बनाना चाहते थे। दैट्स व्हाई द रिबेलियन गोज ऑन, मतलब इसी प्रकार से जो विद्रोह वो चल रहा था। अब इस विद्रोह को रोशनाई नामक धार्मिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि प्रदान की। ठीक है, इस विद्रोह को रोशनाई नामक धार्मिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि इसको प्रदान की। अब आगे बात करेंगे जो बुंदेले हैं, बुंदेलों का विद्रोह किस प्रकार से होता है। तो मुगल और जो बुंदेल हैं उनके बीच में पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय शुरू हुआ। किसके समय हुआ? मधुकर शाह के संबंध में, मधुकर शाह के समय में पहला जो संघर्ष है वो उत्पन्न हुआ। उत्तर आधिकारिक युद्ध में दारा से बदला लेने के लिए चंपत राय पता है कौन? ओरछा का शासक ने औरंगजेब का साथ दिया। तो यहाँ पर क्या है, औरंगजेब का युद्ध चल रहा था किससे? उत्तराधिकारी के रूप में दारा से। तो यहाँ पर जो चंपत राय हैं बुंदेल का शासक, वो औरंगजेब का साथ देता है दारा को हराने के लिए। और औरंगजेब, इसके बदले औरंगजेब क्या करता है, उसे क्या है पंचहजारी मनसब और एक समान सूचक खिताब देता है इसके बदले। किंतु इस बात पर चंपत राय ने 1661 में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पराजित होने के बाद उसने आधिपत्य स्वीकार करने के स्थान पर आत्महत्या कर ली। इसी संबंध में क्या है, जब उसे लगा कि यार नहीं यार हमने साथ बहुत तगड़ा दिया है और दारा शिकोह को हरा दिया, मतलब हराने में बहुत मदद की किसी औरंगजेब की, लेकिन ये पंचहजारी हमको दे रहे हैं मनसबदारी। तो इस आधिपत्य को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने आत्महत्या करना ज्यादा उचित समझा। किसने? चंपत राय ने। चंपत राय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके बाद महाराजा छत्रसाल सब जानते होंगे, तो उनका नाम जरा अदब से लो, महाराजा छत्रसाल। तो उन्होंने क्या है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व फिर से किया। यद्यपि उसने पुरंदर की संधि तथा बीजापुर के घेरे के दौरान औरंगजेब की सराहनीय सेवा भी की थी। इसमें 1605 में 1600 यहाँ गलत हुआ, 1705 में छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि कर ली। फलस्वरूप उसे 400 का मनसब और राजा घोषित किया गया। छत्रसाल 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड स्वतंत्र शासक बन जाता है। मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में क्या है, जो बुंदेलखंड है वो एक क्या स्वतंत्र क्या है, एक राज्य बन जाता है। औरंगजेब के समय मुगलों का असम अमोहों के बीच जो लंबा संघर्ष है वो हुआ है, और मीर जुमला के नेतृत्व में क्या है मुगल सेना ने अमोह पर आक्रमण कर उनके साथ संधि कर ली थी। क्या है 1671 में अहोमों ने अपने इलाके मुगलों से दोबारा छीन लिए थे। ये भी एक विद्रोह था। उसके बाद शहजादा का विद्रोह के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार शहजादा का विद्रोह हुआ था। तो मेवाड़ के शासक तथा मारवाड़ के मेवाड़ के शासक तथा मारवाड़ के राठौड़ों से सहयोग का आश्वासन पाकर शहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 को अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। शहजादा अकबर ने 1681 में अजमेर के निकट औरंगजेब पर आक्रमण किया। असफल होकर वह संभाजी के पास सहायता के लिए पहुंचा, किंतु औरंगजेब ने दक्षिण पहुंच जाने के कारण वह फारस भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई। तो शहजादा अकबर, अब भाई शहजादा अकबर भी क्या है दूसरों प्रकार से दूसरों के शरणार्थी में भटक रहे हैं और आशा कर रहे हैं कोई उनके सहयोग कर दे। तो यहाँ पर क्या है मेवाड़ के शासक तथा मारवाड़ के उन्होंने क्या आश्वासन दे दिया कि भाई एक काम करो, जाओ
कर लो चढ़ाई औरंगजेब पर, हम देंगे साथ। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। और जब इस बात का पता लगा कि भैया ये जो मेवाड़ है और जो राठौड़ हैं वो शहजादा अकबर का साथ दे रहे हैं, तो औरंगजेब पहुंच गया दक्षिण। और फिर जब इसको ढूंढने पहुंचा तो ये फारस भाग गया और फारस में ही उसकी मृत्यु हो गई, इसकी शहजादा की। अब क्या है, सिखों का विद्रोह बात कर लेते हैं कि सिखों का विद्रोह किस प्रकार से सिखों का विद्रोह हुआ था। तो औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने वालों में सिख अंतिम थे। मतलब ये जो सिख विद्रोह है वो लास्ट विद्रोह था। जो रिबेलियन है औरंगजेब का, इट वाज लास्ट, मतलब ये जो है विद्रोह है वो लास्ट है। और यह क्या है, औरंगजेब के काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। ये जो विद्रोह है इसमें केवल क्या है, धार्मिक कारण से ही ये विद्रोह हुआ था। बाकी हमने जो शहजादा का विद्रोह देखा, हमने सतनामी विद्रोह देखा, हमने अफगान विद्रोह देखा, हमने जाटों का विद्रोह देखा, इसके कारण एक कारण धार्मिक तो था लेकिन कई अलग कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे। लेकिन जो सिखों का विद्रोह है ये टोटली रिबेलियन अपॉन रिलीजियस पॉलिसी। भाई जो धार्मिक जो पूरा का पूरा धार्मिक कारण है, इसके ऊपर पूरा जिम्मेदार है। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 में गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिए जाने के बाद हुआ। एक क्या अग्नि पकड़ी मतलब इस विद्रोह ने। 1675 में क्या होता है, गुरु तेग बहादुर जिसको कि क्या है मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धार्मिकता नीतियों को लगातार विरोध किया। उन्होंने क्या है मखोबल या आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। किसने बनाया, गुरु गोविंद सिंह ने। क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही क्या है गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया था और सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाने में सफलता प्राप्त की थी। गुरु गोविंद सिंह ने एक पूरा ग्रंथ को संकलित किया जिसका नाम 10वें गुरु बादशाह का ग्रंथ रखा गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने भाइयों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगी थी, जिसके कारण क्या है वे दक्षिण गए। वहीं पर क्या है गोदावरी नदी के किनारे नादिर नामक स्थान पर एक अफगान ने छुरा मारकर घायल कर दिया था। 2 माह बाद उन्होंने अपना अंतिम समय निकट जानकर अपने शरीर को 7 अक्टूबर 1708 को चिता को सौंपित कर दिया। उसके बाद क्या होता है, 1704 में गुरु गोविंद ने औरंगजेब के साथ जाफरनामा भेजा था। इस प्रकार औरंगजेब की धार्मिकता एवं अधूरता के कारण क्या है पूर्ण नीति से सिखों के एक धार्मिक संप्रदाय को एक लड़ाकू और एक सैनिक संप्रदाय के रूप में बदल दिया। अगर क्या है औरंगजेब में एक दूरदृष्टि होती, अपनी नीतियों को ज्ञान होता कि क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, अगर ये सबका एक प्रकार से ज्ञान होता, या खुद में तो नहीं, अगर उसके मंत्रिमंडल इतने समझदार होते, तो ये जो इतना मतलब जो सिखों का एक प्रकार से एक संप्रदाय जो उज्जवल होके आया, एक प्रकार से एक बड़ी संख्या में मतलब सिख धर्म एक प्रकार से आ गया। अगर सपोज दैट अगर मैं उसको प्राण दंड ना दिया तो अगर क्या है औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड दिए ना होते, सपोज इसके पहले भी शाहजहां ने क्या है गुरुओं को छेड़ा था, अगर वो भी प्राण दंड ना देते तो एक प्रकार से तो इतना बड़ा मतलब क्या है संप्रदाय ना बन पाता ना। लेकिन इतिहास को कुछ अलग मंजूर था, नियति को कुछ अलग मंजूर था, इसलिए क्या है आज सिख धर्म एक प्रकार से एक विशाल संप्रदाय है, विशाल पंथ है। तो ये सब जो होता है वो शायद हो सकता है कि इतिहास करवाना चाहता हो। तो मंत्रिमंडल भी नहीं थे एक प्रकार से औरंगजेब के पास, समझदार एक मंत्रिमंडल जो एक समझदार मंत्रिमंडल है वो अकबर को मिला था और उसने भरपूर लाभ उठाया उसका, और पूरे
एक प्रकार से हिंदुस्तान को एक धागे में पिरोहित रखा था, भले ही मुसलमान था। भैया आप किस प्रकार से शासन करते हो ये डिपेंड करता है। नीतियाँ आपकी अच्छी हो तो किस प्रकार से संधि करना है, किस प्रकार से युद्ध लड़ना है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे राज्य निकल जाएगा। और वहीं जो हाल हुआ है वो वहीं तो हाल एक औरंगजेब का हुआ है। नीतियाँ कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, और फिर भी लेकिन क्या है, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ का कुछ करा जा रहा है। तो ये उसके विद्रोह हैं। अब समय चूंकि अभी है नहीं हमारे पास, तो हम जो उसकी पॉलिसियाँ हैं कि किस प्रकार से उसकी जो पॉलिसी है, भाई राजपूत पॉलिसी है, मेवाड़ राजपूत पॉलिसी है, उसके बाद हमारा जो महाराष्ट्र पॉलिसी है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो अभी हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं इस पे हम अकबर की राजपूत नीति पे। तो औरंगजेब ने क्या है, अकबर द्वारा प्रारंभ की गई जहांगीर तथा शाहजहां द्वारा अनुसरण की गई राजपूत नीति में परिवर्तन कर दिए थे। तो जिस प्रकार से ना एक अकबर द्वारा चली आ रही जो राजपूत पॉलिसी थी, वो तो औरंगजेब ने मानी ही नहीं, टोटल परिवर्तन कर दी। तो अकबर की पॉलिसी, शाहजहां की पॉलिसी, जहांगीर की पॉलिसी थी कि भाई राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापन, उनसे संधि की जाए, उनका लाभ उठाया जाए, ना कि उनकी ना कि उनके साथ मारकूट करके उनका विश्वास हनन किया जाए और उनसे क्या एक प्रकार से दुश्मनी ली जाए। क्योंकि राजपूत युद्ध कला में निपुण है, वो वैवाहिक संबंध बनाओ और भेजो जहां भेजना उनको। तो ऐसी नीति औरंगजेब नहीं अपनाया पाया, टोटली क्या परिवर्तन कर दिया। औरंगजेब के समय क्या है, आमेर कहाँ है, जयपुर। आमेर के राजा जयसिंह, कौन राजा, जयसिंह। मेवाड़ के राजा जयसिंह। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रमुख राजपूत राजा थे। समझ पा रहे हो, औरंगजेब के समय राजा राज सिंह और जसवंत सिंह राजपूत प्रमुख राजा थे। औरंगजेब और राजपूतों के संबंधों में कटुता मतलब कि भाई एक प्रकार से खनन। तो कटुता और खनन 1679 में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने की दूरदर्शी नीति के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुई, जबकि इसके पूर्व राजपूतों से उनके संबंध अच्छे थे। तो यहीं पे गड़ गई बात और हो गया विवाद। समझ पा रहे हो, ये जो दूरदर्शिता है ना, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप सब कुछ देख पा रहे हो, वी कैन से दैट द प्रेडिक्टिकेशन, अगर आपकी क्या है अनुमानित शक्ति अच्छी है, यू हैव टू पावर, अगर आपकी दूरदर्शिता अच्छी है तो आपका जो आपके द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं वो परफेक्ट होंगे, नीति बढ़िया होंगी, चलेगी। लेकिन क्या है कि अगर आपके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो बिल्कुल दूरदर्शिता से लिए गए हैं, कोई प्रेडिक्शन नहीं किया गया है, तो ऐसे ही होगा। तो इसके पहले जो राजपूत नीति थी वो बिल्कुल तरह से मुगल की जो अकबर ने ली थी, शाहजहां ने ली थी, जहांगीर ने ली थी, वो एक प्रकार से उनका साथ था। लेकिन विवाद उत्पन्न हुआ औरंगजेब ने, जब राजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो ये पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है। उत्तराधिकारी के युद्ध में राजा जयसिंह ने शाही सेना के साथ सहसुजा को परास्त करने में महत्वपूर्ण भाग लिया था, किंतु सामूगढ़ के युद्ध में वह औरंगजेब के साथ हो गया था। देखो किस प्रकार से राजपूत साथ दे रहे हैं आपका और आप उनके साथ क्या कर रहे हो। इसी प्रकार धर्मत युद्ध में जसवंत सिंह ने शाही सेना की ओर से औरंगजेब का मुकाबला किया था। उसके बाद वह पुनः मुगल दरबार छोड़कर मारवाड़ चला गया, किंतु बाद में राजा जयसिंह के समझाने और दारा की शक्ति को नष्ट प्रयास समझकर वह भी औरंगजेब के साथ हो गया। ये पहले शाही दरबार के लिए काम करते थे राजपूत राजा, लेकिन फिर उनको लगा कि भाई अब ऐसा कोई बचा नहीं है मुगल शासकों में, मतलब जैसे मुगल शासकों में दारा की मृत्यु हो गई है, अब कौन है, औरंगजेब के साथ क्या ये सब फिर काम करने लगे।
औरंगजेब जसवंत सिंह की ओर सदैव क्या है संकेत रहता था, मतलब जसवंत सिंह को मतलब एक प्रकार से संदेह से देखता था। अतः एक उसने जयसिंह और जसवंत को सदैव साम्राज्य से दूर प्रांतों में ही नियुक्त किया। उसको ऐसा लगता था कि राजा जसवंत सिंह है वो कभी ना कभी रिबेलियन करेगा, रिबेलियन मतलब क्या, विद्रोह कर देगा, इसलिए जसवंत क्या है, राजा जसवंत सिंह और जयसिंह को क्या है साम्राज्य से दूर ही रखा, उसने साम्राज्य से दूर नियुक्त किया। 1679 में अफगानिस्तान की सीमा पर जमरूद के युद्ध में जसवंत सिंह की मृत्यु उपरांत उत्पन्न पुत्र अजीत सिंह की राजगद्दी पर वैध अधिकार को अमान्य करके औरंगजेब क्या है मारवाड़ को हथियार लेता है, हथियाना मतलब चाहता है। औरंगजेब ने अजीत सिंह के दिल्ली से पहुंचने से पहले ही क्या है जोधपुर की टीका 36 लाख रुपए में बदले में जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पुत्र इंद्र सिंह को देने का वचन दे दिया था। देख लो किस प्रकार की नीतियां हैं। जसवंत सिंह के मृत्यु के उपरांत उसका जो पुत्र है वो गद्दी पर बैठेगा, क्या है जमरूद, पहले तो क्या है जमरूद के युद्ध में क्या है जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब क्या है जो पुत्र है अजीत सिंह वो गद्दी पर क्या है बैठेगा ही बैठेगा, लेकिन क्या है इसने पहले ही क्या है जोधपुर की टीका क्या है 36 लाख रुपए के बदले में क्या है जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते इंद्रेश को वचन दे दिया था कि गद्दी पे तुम ही बैठे हो। ये तो सरासर न्याय है। जब दुर्गादास जसवंत सिंह का सेनापति ने औरंगजेब से अजीत सिंह के वैध अधिकार की मांग की, तब औरंगजेब ने यह शर्त रखी कि यदि अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो उसे मेवाड़ का सिंहासन दिया जाएगा, किंतु अजीत सिंह ने इससे इनकार कर दिया। ये तो सरासर क्या है अजीत सिंह को देना ही नहीं था, क्या राज्य गद्दी पर क्या है बिठाना ही नहीं था। नीति ऐसी क्या है एक प्रकार से अनियमित क्या है एक प्रकार से अमान्य शर्त नहीं रखता। कौन औरंगजेब, उसने कहा क्या कहा कि तुम अपना हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम अपना लो, तो ये अजीत सिंह ने क्या है मना कर दिया इससे। मारवाड़ और मुगलों के बीच हुए 30 वर्षीय युद्ध 1679 और 1709 का नायक दुर्गादास था, जिसने कर्नल टॉड के राठौड़ का यूलिजिस यूनान का एक महान योद्धा कहा है, और राजपूत उसकी वीरता का आज भी कहते हैं। हे माँ पूत ऐसा जन जैसा दुर्गा, ऐसा ही कहते हैं। हे माँ पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास, मतलब ऐसा पुत्र हो वीर कैसे दुर्गादास जैसा। 1709 में क्या होता है सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को क्या है मारवाड़ का जो राजा है वो स्वीकार कर लिया। मुगलों के साथ हुए युद्ध में राठौड़ों का साथ मेवाड़ ने भी दिया, क्योंकि एक तो मेवाड़ का शासक जैसे जजिया कर लगाने के कारण औरंगजेब से नाराज भी था, दूसरी ओर अजय सिंह की मां मेवाड़ की राजकुमारी भी थी। तो मेवाड़ ने मेवाड़ ने क्यों साथ दिया, क्योंकि राजा औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया का से नाखुश था, और एक प्रकार से जो अजीत की जो माँ थी वो भी कहा कि मेवाड़ की थी। बाद में औरंगजेब ने क्या है शहजादा को अकबर के विद्रोह के दमन हेतु दक्षिण जाना पड़ा। फलस्वरूप उसने मेवाड़ के शासक जगत सिंह या जय सिंह की मृत्यु के बाद जय सिंह से संधि कर ली, कुछ परगनों के बदले जजिया का समाप्त कर दिया। अजीत सिंह की सहायता न करने का वचन भी प्राप्त किया। इस प्रकार औरंगजेब ना तो पूर्णतः मेवाड़ और मारवाड़ को ही दबा सका, उल्टे उसने एक बहादुर एवं विश्वसनीय पात्र राजपूत को खो दिया। तो इस रिश्तों को कभी बना ना सका, और एक प्रकार से राजपूतों का साथ खो दिया, और विद्रोह फिर राजपूतों के दौर से भी होने लगे। कहानी का सार ये कि बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, ये सब चीजें हैं कि राजा में नहीं होगी तो विद्रोह हो जाएगा। ये था पॉलिसी राजपूतों के खिलाफ बिल्कुल सही नहीं थी। ना वैवाहिक संबंध था, ना उनको उच्च मनसब प्राप्त, ना उसको उच्च मनसब दिया, ना उनको कुछ दिया। भाई उनका बेटा समझाता है, औरंगजेब का बेटा समझाता है किसको औरंगजेब को कि भाई राजपूत तो अपने मित्र हैं, उनसे ऐसा ना करो। उल्टा बेटों को ही जेल में डाल देता, आजीवन कारावास कर देता। तो ना समझा तो हालत देखिए आज इतिहास में कहाँ गंदे शासकों में नाम लिया जाता है औरंगजेब का। तो ये थी राजपूत नीति, मराठा संघर्ष और दक्कन नीति की बात।
मराठा संघर्ष और दक्कन नीति की बात, मराठा संघर्ष और दक्कन नीति के बाद। तो ये फिलहाल कोई अगले वीडियो में कर लेंगे, मराठा का किस प्रकार से संघर्ष हुआ और धार्मिक नीति की भी चर्चा कर लेंगे और इस प्रकार से किस प्रकार उनका पतन भी हुआ।